नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपसे बात करता हूँ गोबर गैस की। गोबर गैस, बायोगैस। बायोगैस किसानों के लिए वरदान है। बायोगैस किसानों के लिए क्यों वरदान है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। बायोगैस के अंदर से जो सैलरी निकलती है वो अपने खुले गोबर की अपेक्षा उसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा होती है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण के रूप में गैस मिलती है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, जिसे हम सैलरी कहते हैं। 2 घन मीटर की बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन गोबर खाद की आवश्यकता होती है। इस गोबर खाद में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस सैलरी का खाद प्राप्त होता है। यह खेती के लिए अति उत्तम खाद है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन होता है, 1% फास्फोरस होता है और लगभग 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 20% नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। अतः यदि इसे तुरंत खेत में उपयोग कर लिया जाए तो ये ज़मीन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत लाभ देगा। सैलरी की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व एवं हुमस भी होता है, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। सूखी खाद असिंचित खेती में 5 टन एवं सिंचित खेती में 10 टन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ताज़ी गोबर सैलरी सिंचित खेती में 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर में लगती है। सूखी खाद का उपयोग अंतिम बखरने के समय ताज़ी सैलरी का उपयोग गोबर गैस सिंचाई के दौरान कर लेना चाहिए। क्या लाभ हैं, किस तरह से ये काम करता है और इसके क्या क्या उपयोग हैं, ये सब आपको मैं लिखित रूप में बताता हूँ, जो आगे चल के आप इस वीडियो में देखेंगे। अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखें, कृपया स्किप न करें। गोबर गैस प्रत्येक किसान के यहाँ होना चाहिए। धूप में जो हमारा गोबर अर्थात रोकड़ा जो वर्ष भर धूप बारिश में ख़राब होता रहता है, गोबर गैस में इस्तेमाल करने के बाद हमें बहुत ही उपयोगी पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमें फसल के उत्पादन में 30 से 40% की वृद्धि दे सकते हैं। अतः किसान भाइयों, गोबर गैस न सिर्फ गोबर की उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, बल्कि मुफ्त में गैस भी हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारा गैस का खर्च कम हो सकता है और गोबर गैस से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। हैं तो गोबर और फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट, वहित मल, ये सब चीज़ें जब ऑक्सीजन की अनुपस्थित में अपघटित होती हैं तो बायोगैस अथवा जैव गैस निकलती है। इसमें से अधिक मात्रा में और मुख्य रूप से गोबर मिलाया जाता है, इसीलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। चलिए
इसे एक बार अच्छी तरह से और आपको समझा देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में पशुओं की संख्या अधिक है और गोबर जो हमें पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, यानी पशुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है गोबर, वो पशुओं से हमें प्राप्त हो जाता है। इस गोबर से उपले लोग बनाते हैं, खाद भी बनाते हैं और ये जो उपले हैं ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे धुआं भी होता है और वायु प्रदूषण फैलता है। ऐसे ही खाद बनाने में भी कहीं गोबर को बाहर डालना पड़ता है, किसी गड्ढे में या कहीं किसी जगह पर डालते हैं तो उसमें से भी अनेक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो अच्छी खाद भी नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन यदि प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए, यदि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, तो हमें बिना प्रदूषण का ईंधन और अच्छी खाद दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो बताया गया है कि गोबर और फसलों के जो अपशिष्ट खराब भाग होते हैं, बचे हुए जो भाग होते हैं, सब्जियों के जो छिलके हैं या कहा जाए जो खराब भाग होते हैं, वहित मल आदि सब चीज़ों को मिला दिया जाता है, आपस में मिला करके मिक्सचर करके और बिना ऑक्सीजन के ही अपघटित करते हैं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसे अपघटित किया जाता है। तो उसमें से जैव गैस या बायोगैस निकलती है और इसी को बनाने में, यानी जो बायोगैस है, जो जैव गैस है, इसको बनाने में कच्चा पदार्थ जो होता है गोबर होता है, यानी कच्चे पदार्थ के रूप में गोबर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के कच्चा पदार्थ गोबर उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए बायोगैस को या जैव गैस को गोबर गैस भी कहते हैं। तो अब ये जो गोबर गैस बनती, ये एक संयंत्र में बनाई जाती है जिसे बायोगैस प्लांट अथवा हिंदी में कहें तो जैव गैस संयंत्र कहा जाता है। यानी जो बायोगैस है या जो जैव गैस है अथवा जो गोबर गैस है, इसको एक यंत्र में, संयंत्र में बनाते हैं जिसे बायोगैस संयंत्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसी बायोगैस प्लांट अथवा बायोगैस संयंत्र की संरचना को समझ लेते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये बायोगैस प्लांट का है या संयंत्र का है। यह ईंटों से बनाया जाता है, जो आप चित्र देख रहे हैं इसको ईंटों से बनाया जाता है और ये गुंबदाकार होता है, यानी गुंबद जैसा दिखता है। चलिए इसके भागों को एक एक करके आपको समझा देते हैं। तो पहले बाएं तरफ से चलते हैं, इधर की तरफ से चलते हैं। तो ये है पहला मिश्रण टंकी, जैसा कि नाम से ही आपको परिचय मिल गया होगा, मिश्रण टंकी। तो इसी में पशुओं का गोबर तथा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करते हैं, यानी इस भाग में गोबर और पानी को अच्छी तरह से मिलाकर गाढ़ा घोल बनाते हैं और इस गाढ़े घोल को करदम कहा जाता है अथवा अंग्रेजी में स्लेरी कहते हैं। और इस गाढ़े घोल को डाइजेस्टर में डाला जाता है। जो स्लेरी बना, इसको क्या करते हैं कि डाइजेस्टर में डालते हैं, जो नीचे का भाग है या डाइजेस्टर कहलाता है। यानी इस रास्ते से ये घोल संपाचित्र अथवा डाइजेस्टर में चला जाता है। डाइजेस्टर को हिंदी में संपाचित्र कहा जाता है, तो इसमें ये इस रास्ते से चला जाता है। तो अब नाम आ गया है डाइजेस्टर, तो पहले इसी भाग को समझ लेते हैं, यानी डाइजेस्टर भाग को समझ लेते हैं। दूसरा भाग है डाइजेस्टर। तो ये जो चारों ओर से होता है बंद कक्ष होता है, यानी डाइजेस्टर जो है ये चारों तरफ से बंद कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। इसमें अवायवीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अवायवीय सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें अवायवीय सूक्ष्म जीव कहा जाता है। यही सूक्ष्म जीव गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। जो अवायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं कि गोबर की जो स्लरी होती है उसको अपघटन कर देते हैं, उसके जो जटिल यौगिक होते हैं उसको अपघटित कर देते हैं। जब पूर्ण रूप से अपघटन हो जाता है तब बायोगैस बन जाती है, यानी गोबर की जो स्लरी होती है इसकी पूर्ण रूप से जब अपघटन हो जाता है तब बायोगैस का निर्माण हो जाता है। यानी जब सूक्ष्मजीव गोबर की स्लरी को पूर्ण रूप से अपघटित करते हैं तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें बन जाती हैं और इन गैसों के बनने से कुछ दिन लग जाते हैं। यानी ये जो गैसें होती हैं इनको बनने में कुछ दिन का समय लग जाता है। अब इसी के ऊपर इस गैस टंकी वाले भाग को समझ लेते हैं, यानी इस भाग को पहले समझ लेते हैं। तो नाम से ही आप लोग जान गए होंगे कि गैस टंकी, यानी इसमें गैस इकट्ठा होती है, अर्थात बायोगैस को डाइजेस्टर के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है अथवा इकट्ठा किया जाता है और इस गैस का उपयोग करने के लिए इसे पाइपों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो अगला भाग यही होगा जो आप गैस टंकी के ऊपर
पाइप लगा देख रहे हैं जिसमें लिखा है निर्गत गैस, यानी यहीं से गैस को पाइपों से बाहर निकाला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, निर्गत किया जाता है गैस को, यानी जो बायोगैस बनी उसको इन्हीं पाइपों के माध्यम से बाहर निकालते हैं और फिर तारों के माध्यम से ले जा करके उसका उपयोग करते हैं। फिर आते हैं अगले भाग निर्गत कक्ष या निर्गम टंकी पर। तो यह जो स्लेरी को बाहर निकालने का कक्ष होता है, यानी जो निर्गम टंकी है, जो निर्गत कक्ष है, यह स्लेरी को बाहर निकालने का कक्ष होता है। यानी बायोगैस बनने के बाद जो कुछ भी बचता है वहाँ पर शेष, वहाँ उस पदार्थ को निकाला जाता है यहीं से, और जो अवशेष यहाँ पर बचता है इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि इस खाद में नाइट्रोजन के यौगिक और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका उपयोग खाद के रूप में अच्छी तरह से हो जाता है। तो यहीं से ये खाद निकाल ली जाती है और खेतों में डाला जाता है, या जहाँ उपयोग करना है वहाँ आप इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब बायोगैस अथवा जैवगैस के उपयोग के लाभ बता देते हैं, यानी इसके लाभ क्या क्या हैं अगर इसका हम उपयोग करेंगे तो पहला है, जैवगैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। बताया गया पहला कि जैवगैस एक उत्तम ईंधन है, क्यों? क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस जो होती है ये प्रदूषण नहीं करती है। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था पिछले वाले में कि जो मीथेन गैस होती है ये प्रदूषण नहीं करती है, ये धुआं उत्पन्न किए बिना ही जलती है, अर्थात कहें तो इसके जलने पर धुआं नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट है, जैव गैस के जलने के बाद राख जैसा कोई भी अपशिष्ट शेष नहीं बचता है, यानी जब जैव गैस को जलाया जाता है इसके बाद में जो राख जैसा पदार्थ बचता है किसी चीज़ को जलाने पर वो नहीं बचता है। मतलब जैसे लकड़ी जलाते हैं तो बाद में राख बचती है और धुआं भी होता है, चारकोल जलाते हैं तो बाद में राख जैसा बचता है, ऐसे ही कोयला आदि को जलाते हैं तो जलने के बाद राख के रूप में पदार्थ बचते हैं। लेकिन बायोगैस है ऐसी गैस जिसको जलाने पर कोई भी पदार्थ नहीं बचता है, तो ये एक लाभ हो जाएगा। फिर अगला है, इसकी तापन क्षमता उच्च होती है, मतलब इसमें ताप अधिक होता है, इसीलिए बायोगैस का उपयोग घरों में खाना बनाने में किया जाता है। फिर तापन क्षमता होने के बाद फिर अगला पॉइंट है, जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, यानी इसको प्रकाश के रूप में भी करते हैं, अर्थात जैसे विद्युत को बल्ब में जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, विद्युत से प्रकाश होता है, वैसे ही बायोगैस से भी प्रकाश उत्पन्न किया जाता है या बायोगैस से भी प्रकाश किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, सिंचाई करने के लिए पंपिंग सेटों में भी इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात सिंचाई करने के लिए पानी सींचने वाले जो पंपिंग सेट होते हैं इनके इंजन को चलाने में भी बायोगैस का उपयोग किया जाता है, यानी इंजन को चलाने में भी ये गैस उपयोग में आती है। फिर अगला है, जैव गैस या बायोगैस में शेष बची जो स्लेरी होती है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए यह एक उत्तम खाद के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से यानी इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, तो इसको उत्तम खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जैव अपशिष्टों व वहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिल जाता है, यानी एक अच्छा सा और सुविधाजनक आसानी से हमें स्रोत प्राप्त हो जाता है, उत्तम खाद मिलती है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको निपटाने का, इनको खत्म करने का, इनको अपघटित करने का एक अच्छा उपाय भी मिल जाता है। तो जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होती है, यानी जो बायोगैस है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी ये उसको दोबारा से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बायोगैस अथवा जैव गैस अथवा गोबर गैस और गोबर गैस संयंत्र यानी बायोगैस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दी, उसकी संरचना बताई, वो कैसे कार्य करती है, उससे कैसे उत्पाद मिलता है और बायोगैस के क्या क्या उपयोग हैं, सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझाया। आशा है आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो।